हैं। चलिए भाई, आज हम लोग जो है एनालॉग का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो बेसिक जो हमने अभी तक पढ़ाया था उस पर सिंपल क्वेश्चन है। फिर आगे के टॉपिक पे आएंगे, हम लोग देखेंगे कॉमन एमीटर मोड किस तरीके से, उसमें इनपुट सिग्नल क्या होता है, आउटपुट कैसे मिलता है। फिर आज हम लोग कॉमन एमीटर मोड में ही इनपुट एम्पिडेंस वगैरह का थोड़ा सा कुछ चीज़ें रिपीट करेंगे, डीसी लोड लाइन पढ़ेंगे और सारी चीज़ें। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है, इस टाइप के आप के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जेईई एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन। कह रहा है कैलकुलेट आई इन अ ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा इज इक्वल टू 50 एंड आई बी इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 50। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो आपसे ये बनता है कि बीटा है क्या। तो बीटा आपका होता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। क्या होता है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, सर आप पूछेंगे सर आपने इसे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बताया, हमने अल्फा भी तो पढ़ा है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये कहाँ होता है वो कहाँ होता है? तो जब भी हम बात करते हैं बीटा की तो ये कॉमन एमीटर मोड में आता है। कहाँ आता है? और जो आपका अल्फा होता है वो कॉमन बेस मोड में आता है, और जो गामा होता है वो कॉमन कलेक्टर मोड में आता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट से भी याद रखिएगा, IB की वैल्यू आपकी दे रखी है कितना? 20 माइक्रो एम्पियर। तो इसको अगर हम मिली एम्पियर में ले जाएं तो 0.02 मिली एम्पियर लिख सकते हैं क्या? अब देखिए, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपान IB। तो हमारे पास हमें निकालना क्या है? IE निकालना है। तो सबसे पहले आप IC निकाल लीजिए, बीटा IB। तो ये बीटा है आपका 50, 0.02 मिली एम्पियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। 1 मिली एम्पियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 मिली एम्पियर आपका आ जाएगा। अब हमें निकालना है IE। तो IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस, तो IB का मान आया है, IB का मान पहले से ही दे रखा है, कितना दे रखा है? प्लस IC का मान 1, तो ये हो जाएगा 1.02 मिली एम्पियर। आप अगर एक चीज़ देखेंगे, मैंने जब आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि IE और IC ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब देखो 0.02 मिली एम्पियर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो आप देखिए कभी भी IC और IE में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आप बेस करंट और कलेक्टर करंट देखेंगे, जब भी आप बेस करंट और एमीटर करंट में कंपेयर करेंगे तो आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये थ्योरेटिकली भी मैंने आपको पढ़ाया था और प्रैक्टिकली इस तरीके से न्यूमेरिकली भी आप देख सकते हैं। आप देखिए IB की वैल्यू क्या है? 0.02 मिली एम्पियर। IC की वैल्यू क्या है? IC की वैल्यू आपका 1, IB IE की वैल्यू, तो आप देखिए ये दोनों लगभग सिमिलर दिख रहे हैं ना, ये कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे दोनों। तो ये चीज़ मैंने कैसे, जब आप ट्रांजिस्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे याद करिए, ट्रांजिस्टर में हमने बताया था इसका रीजन क्या होता है कि बेस साइड की डोपिंग बहुत कम होती है ना। यहाँ पे आपका 100% इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा था, सिर्फ 2% यहाँ पे क्या कर रहा था? रिकॉम्बिनेशन कर रहा था, और बाकी क्या कर रहा था? 98% कलेक्टर में आ जा रहा था। तो यहाँ और यहाँ सिर्फ 2% का अंतर था, और वो 2% यहाँ आ रहा था। तो यही ये 2% है, ये आपका 100% है, या 98%। बात समझ में आया? तो इससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमें अल्फा और IC निकालना है। किस मोड में है ये ट्रांजिस्टर? कॉमन एमीटर मोड में। ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है सिंपली। कह रहा फाइंड द अल्फा, और तो हमने अल्फा और बीटा में रिलेशन पढ़ाया था। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा अपान 1 प्लस, पढ़ाया है ना, बीटा अपान 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 49, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 49। भाई ये बीटा की वैल्यू यहाँ दे रखा है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आपका हो जाएगा 49 अपान 50, ये कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका 0.98 आएगा। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से अल्फ़ा तो निकाल लिया, हमें IC निकालना है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है? IC अपान IE,
ठीक। तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा आई ई। तो अल्फ़ा आई ई की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 0 पॉइंट, आई ई की वैल्यू 12। क्या आएगा ये, कोई कन्फ्यूजन है क्या इसमें? 11 पॉइंट आएगा ना, हाँ 11.12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 98 है। 11.76 मिली एम्पियर, 11.76 मिली एम्पियर। ठीक, अब आ जाइए हम लोग अगले बुध। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, फिर हम लोग अलग से ही लेक्चर लेकर के हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। पहले हम आपको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमीटर मोड, मतलब कॉमन एमीटर मोड में एक ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर काम करता है, आउटपुट कहाँ पे मिलता है, सिर्फ आपको बेसिक चीज़, उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस आपको पॉइंट ध्यान में रखना है और कुछ बातें हम आपको बताएंगे जो एज इट इज़ आपको नोट कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग होगा आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन सीई मोड या सीई अरेंजमेंट। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमीटर अरेंजमेंट या मोड, मतलब किस तरीके से एम्पलीफायर की तरह काम करता है। सबसे पहली पॉइंट तो आप ये जान लीजिए, पहला यहाँ पे बेसिक पॉइंट कि एम्पलीफायर होता क्या है। एम्पलीफायर क्या होता है भाई? रेक्टिफायर आपने पढ़ा है, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स द एसी इनटू डीसी। एम्पलीफायर आपका क्या होता है, किसी भी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो एम्पलीफायर आपको ये ध्यान रखना चाहिए। कॉमन एमीटर मोड में बोला है तो हम बनाते हैं। देखिए कलेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका एमीटर जंक्शन है। एमीटर जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में होता है। ये एन पी एन है, तो एन को हम क्या रखेंगे, निगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव, तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा। यहाँ पे इनपुट सिग्नल होगा, क्या होगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर दें, यहाँ पे हम एसी सप्लाई लगा सकते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, इनपुट सिग्नल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये आरसी है, ये आपका, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि कलेक्टर जंक्शन ऑलवेज इन किस में होता है, रिवर्स बायस में। तो कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए हमारा ये एन को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस एमीटर के बीच का वोल्टेज VBE। यहाँ जो करंट जाती है दैट इज बेस करंट, यहाँ जो करंट आती है दैट इज IC करंट। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है बच्चों इसको हम बोलते हैं VCE। ठीक है, इधर जो करंट आती है दैट इज आपका एमीटर करंट। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे, यहीं पे हमारा आउटपुट लिया जाएगा। यहाँ पे अगर इनपुट सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से होगा, तो ये आपका आउटपुट ऐसा होगा। यहाँ पे आउटपुट आपको थोड़ा सा इसका पीक आपको हाई दिखेगा, मतलब एम्पलीफाइड होकर के स्ट्रॉन्ग थोड़ा दिखेगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कॉमन इमीटर मोड में 180 डिग्री का रिवर्सल होता है। रिवर्सल के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 180 डिग्री का रिवर्सल आपको देखने को मिलता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे अभी। देखिए बायसिंग हमारा होना इसमें अनिवार्य है। अगर बायसिंग ना हो तो क्या हो जाएगा, अगर बायसिंग ना हो तो फिर क्या दिक्कत आने वाली है। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दो, ये जो आपको बैटरीज दिख रहे हैं ये बायसिंग के लिए होता है। ये ट्रांजिस्टर को स्टेबल करता है, ट्रांजिस्टर को बायस्ड करता है, ताकि हमारा एक ट्रांजिस्टर जो है ये पूरी तरीके से तैयार है अभी काम करने के लिए। कौन सा काम, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ बायस करके ये काम किया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि अगर कभी भी बायसिंग को हटा दिया जाए, मान लीजिए बायसिंग को हटा दिया जाए तो क्या होगा, बायसिंग को हटाने से प्रॉब्लम, ये जो वोल्टेज आपने यहाँ लगा रखा है, ये जो वोल्टेज आपने दे रखा है इसको इनिशियली डीसी वोल्टेज, अगर इस वोल्टेज को हटा दें तो प्रॉब्लम क्या आएगा। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ पे होगा इनपुट का, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल में बेस आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, बेस आपका पॉजिटिव होगा, एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ उस टाइम पे, ठीक है। फाइनली आपको कलेक्टर पर आउटपुट देखने को मिलेगा V0 इज इक्वल टू आपको ICRC, ये आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन में जाने लगेगा। कट ऑफ इन द सेंस कि आपका रिवर्स बायस होने की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप बायस वोल्टेज नहीं दे रखे होंगे तो जब ये जंक्शन रिवर्स हो जाएगा तो आउटपुट जो आपका है वो प्रभावित होगा, मतलब पूरा ट्रांजिस्टर अपसेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको आउटपुट देना चाहिए ये वाला, ये जाएगा नहीं, मतलब साइन वेव है यहाँ से, तो ये साइन वेव कंप्लीटली उधर जाएगा नहीं, ये अपसेट हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये पहले से ही इसको ऑलरेडी इसको फॉरवर्ड और इसको रिवर्स करके इसी पे रख रखा है। अब बाकी ये सिग्नल दे, सिग्नल के पॉजिटिव में इसका बिहेवियर, यहाँ पे करंट हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सिग्नल ना दिया जाए, यहाँ पे कोई सिग्नल ना दिया जाए और उस समय जो है देखा जाए तब भी कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट इसमें फ्लो होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नो सिग्नल कलेक्टर करंट, मतलब जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। जब कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया उस टाइम पे कलेक्टर करंट, और जब आप यहाँ पे कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं तब ये कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब अगर आप कहेंगे नो सिग्नल कलेक्टर करंट IC था, तो जो ये सप्लाई देने की वजह से जो और एक करंट आएगा ये मिल करके आप कुछ भी मान लीजिए इसको IC, इसको आप I डैश मान लीजिए, यहाँ पे IC आ जाएगा। मतलब इसकी वजह से जो स्मॉल करंट इसमें फ्लो हो रही थी और प्लस जो सिग्नल की वजह से करंट आएगी, दोनों आपका ऐड हो जाएगा, टोटल करंट आपको तब जा करके मिलेगा। मतलब एम्प्लीफिकेशन होगा यहाँ सिग्नल का, ठीक। एम्प्लीफिकेशन का मतलब वीक सिग्नल का स्ट्रांग हो जाना। जैसे एम्पलीफायर आप देखते हैं नॉर्मली आप माइक वगैरह यूज़ करते हैं, माइक आपका माइक्रोफोन जो ध्वनि को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक में आप बोलते हैं बहुत स्लो आवाज़ होती है, हमारी यही आवाज़ जब हम माइक में बोल रहे होते हैं स्लो होती है, लेकिन जब एक एम्पलीफायर लगा के लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि अगर हम डायरेक्टली बीच में एम्पलीफायर ना लगाएं, सीधे हम लाउड स्पीकर को अपने माइक से ले जा करके वायर से जोड़ दें अगर, तो क्या हमें पूरी तरीके से उतना तेज आवाज़ सुनाई देगा जो आप डीजे बजाते हैं, है ना, डीजे आदित्य बजाते हैं कि नहीं, डीजे गाना चलता है तो उसमें 9434 दुनिया भर का नंबर चलता है, उतना लाउडली आता कहाँ से है, एम्पलीफायर वहाँ लगा होता है। वो वीक सिग्नल होता है, जो गाने बज रहे होते हैं या हम जो बोल रहे होते हैं माइक में, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम में जो नेताजी भाषण दे रहे होते हैं, अगर उनको उतना तेज चिल्लाने को कह दो तो पता चलेगा दूसरे दिन वो उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। होता क्या है, नॉर्मली वो बोलते हैं सिंपल आवाज़ में बोलते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, किसके माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से। माइक्रोफोन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत वीक होता है, फिर उसको एम्पलीफायर को दिया जाता है, एम्पलीफायर उसको वीक से स्ट्रांग बनाता है, और फिर जो लाउड स्पीकर होता है उसका काम सिर्फ इतना होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि में कन्वर्ट कर देना। बाकी उतना जो तेज बजता है वो लाउड स्पीकर का कमाल नहीं होता, वो एम्पलीफायर का कमाल होता है। बात समझ में आया। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हमें यही करनी थी कि किस तरीके से ये आपका काम करता है, ठीक। काम इसमें समझ में आया। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपकी कलेक्टर करंट आपका ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और कलेक्टर करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी, तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव में दिखेगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर आपका ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस होने के बाद आपका फिर ये करंट धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब नेगेटिव साइकिल में ये चलती है। तो ये आपका एक एम्पलीफिकेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था जिसे हमें बस केवल ऐसे देखना था। अब अगर हम बात करें इसमें,
इसकी हम लोग इनपुट एम्पिडेंस वगैरह की अगर हम लोग बात कर लें, जो हमने पीछे पढ़ा भी रखा है, ठीक है, इनपुट एम्पिडेंस क्या होगा और सारी चीज़ें, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कभी भी इसका हमें इनपुट एम्पिडेंस निकालना हो, आउटपुट एम्पिडेंस निकालना हो, तो कुछ नहीं, इनपुट एम्पिडेंस निकालने के लिए देखिए आर आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल्टा वी बी ई, मतलब इसमें चेंज अपान डेल्टा आई वी। आउटपुट एम्पिडेंस आर जीरो निकालना है तो ये वाला आउटपुट वी सी ई अपान आउटपुट करेंट डेल्टा आई सी। बात समझ रहे हैं? करंट गेन अगर निकालना हो तो बीटा इज इक्वल टू आई सी अपान आई बी। क्लियर है ना? तो ये सब आप सिंपली निकाल सकते हैं एम्पलीफायर के लिए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लोड लाइन की। हम लोग क्या बात करेंगे? लोड लाइन की। इसी में हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर लोड लाइन कैसे, इसकी लोड लाइन क्या होता है, डीसी लोड लाइन जिसको आप पढ़ते हैं। तो हम यहीं पे हेडिंग डाल देते हैं डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन। चलिए बच्चों, डीसी लोड लाइन को हम लोग समझते हैं। इसी में ध्यान दीजिएगा, लोड लाइन को समझने के लिए हमें पहले वीसी वोल्टेज यहाँ से निकालना पड़ेगा। वीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। अगर आप यहाँ पे केवीएल लगा देंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा वीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। देखिए डीसी लोड लाइन आपका, चूंकि आप ये देख रहे हैं एक लीनियर ये इक्वेशन है, इसी का एक लाइन होता है, इसी यही एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसे हम लोग डीसी लोड लाइन के टर्म में समझते हैं। अगर हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें, इसके हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें, जो आपके पास ट्रांजिस्टर या कॉमन एमिटर मोड दिख रहा है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों इसका ऐसा होता है। ये आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आपको पता है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में बनती है बच्चों? कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर के बीच का वोल्टेज, ठीक है, कब? जब बेस करंट हमारा कांस्टेंट हो। ये हमने बच्चों डिफरेंट बेस करंट पे, देखिए बेस करंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले से ही पता है। बेस करंट हमारा जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या, एक बहुत कम मात्रा में आपकी कलेक्टर करंट फ्लो होगी, जिसको हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं, या हम बोलते हैं क्या, आईसीबीओ। क्या बोलते हैं? आईसीबीओ ही है? नहीं, कलेक्टर एमीटर के बीच का आईसीईओ। आईसीईओ ये लीकेज करंट होता है, ठीक। अब ये ऑपरेटिंग, ये डीसी लोड लाइन हम ड्रॉ कैसे करेंगे? डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए, जिन पॉइंट्स को मिलाने वाली एक रेखा आपकी क्या होती है? डीसी लोड लाइन होती है। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखो, सबसे पहली बात इसमें ध्यान देना है कि जब आपका कॉमन एमीटर, जो एमीटर और कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज होगा, जब VCE आपका जीरो होगा, इस बात को समझिएगा, VCE जब जीरो होगा तो उस समय आप देखो ध्यान से, VCC माइनस ICRC, उस समय करंट का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट का मान होगा। मतलब जब हमारा VCE जीरो है, मान लीजिए इसको, ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस को अगर हम जीरो कर देंगे तो y एक्सिस पे हमें क्या मिल जाएगा? एक पॉइंट मिलेगा, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आपको पता है कोऑर्डिनेट x कामा y होता है ना, तो जीरो कामा VCC अपान क्या मिला? RC मिला। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल गया VCC अपान RC, यहाँ पे जीरो कामा आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये मिल गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसमें क्या कर दें, इसी तरीके से हम इसमें किसको जीरो कर दें? हमें अब निकालना है VC निकालना है, हम कलेक्टर करंट को जीरो कर दें। क्या कर दें? IC अगर हम जीरो कर दें तो आपका VC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? VCC, मतलब आपको एक पॉइंट मिला VCC कामा जीरो, तो ये कहीं यहाँ आपको दिखेगा, VC की वैल्यू यहाँ आपको मिलेगा VCC कामा जीरो। इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को क्या बोलते हैं? डीसी लोड लाइन। इसी को क्या बोलते हैं?
डीसी लोड लाइन, ये आपकी होती है डीसी लोड लाइन, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों हमने ड्रॉ किया, यही इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन को पूरी तरीके से गवर्न करता है। डीसी लोड लाइन को हमने ड्रॉ किया, ठीक। डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट मतलब, क्यू पॉइंट आप ये जहां पर भी जिस भी वैल्यू पर ये कट कर रहा है, ये सब क्यू पॉइंट्स यहाँ होते हैं। यहाँ क्यू पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट एक्चुअल में हम रखते कहाँ हैं, ऑपरेशन के दौरान कहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो डीसी लोड लाइन समझने के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे केवीएल लगाकर एक इक्वेशन लिया जो लीनियर इक्वेशन है आपका। लीनियर इक्वेशन के लिए एक आपका देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यही हमारी डीसी लोड लाइन है, वीसीसी माइनस आईसीआरएल आईसीआरसी। यहाँ पे जब हम लोग इस वोल्टेज को हम लोग जीरो करेंगे, वीसीई को जब हम जीरो करेंगे तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि वीसीई जैसे ही जीरो होगा उस समय करंट, कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब कलेक्टर करंट जीरो होगा तो उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मतलब कॉमन एमीटर और कलेक्टर, जो आपका कॉमन कलेक्टर एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है ये अधिकतम कब होगा, जब आपकी कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, शून्य। और कलेक्टर करंट अधिकतम कब होगी, जब ये वोल्टेज हो जाएगा शून्य। बात समझ में आया। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। ये आपका डीसी लोड लाइन में इतना पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट को देखिए, ऑपरेटिंग पॉइंट को समझते हैं। द जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ द आईसी कलेक्टर करंट वीसी आर नोन एज द ऑपरेटिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके अप्रॉक्सीमेट, जिसके अराउंड कोई भी सिग्नल जब हम अप्लाई करते हैं तो जिसके अराउंड इसका पॉजिटिव और निगेटिव सिग्नल आपका क्या करता है, मूव करता है या ऑपरेट होता है। जैसे ये आपका क्यू पॉइंट है, इसी को हम क्वाइसेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग बिंदु, या इसी को आप शांत बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्यू पॉइंट, इसके ही चारों तरफ, इसके ही अराउंड हमारा जो इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये जब बिल्कुल एक्टिव रीजन के मिडिल में होता है, अभी हम लोग कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन की बात करेंगे। जब ये क्यू पॉइंट आपका एकदम बिल्कुल मिडिल में होता है तो जो भी हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं इस पर, उस इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वेव का जो है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड का प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट जो है आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये नॉइज कैंसिलेशन के लिए यूज होता है और कंप्लीट एम्प्लीफिकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल्स के लिए हमारा क्यू पॉइंट जो है ये एक्टिव रीजन के बीचों बीच एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर सेटलमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरीके से काम कराने के लिए। चूंकि डिफरेंट कंडीशन में टेम्परेचर आता है या कभी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है डिवाइस, तो ये क्यू पॉइंट आपका वीसीसी और आपका कलेक्टर करंट, ये दो चीजें, कलेक्टर करंट और कलेक्टर मीटर के बीच का वोल्टेज, ये दो चीजें बदलने से याद रखिएगा क्यू पॉइंट हमेशा शिफ्ट हो जाता है। कभी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, कभी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। इसके इस शिफ्टिंग से क्या होता है, एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, एम्पलीफायर में नॉइज आ जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की बायसिंग। ट्रांजिस्टर की बायसिंग में हम इसी को क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के बीचों बीच फिक्स रखने की प्रक्रियाएं देखेंगे। कितने तरीके से, कितनी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे हम क्यू पॉइंट को क्या करेंगे, एक्टिव रीजन के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो आपने एक्टिव रीजन, ये क्यू पॉइंट के बारे में हमने जरा सा देख लिया क्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। अभी आगे हम इसके बारे में और ज़्यादा जिक्र करेंगे। इससे पहले हम आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन क्या होता है, और एक ट्रांजिस्टर में कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन का क्या महत्व होता है, ठीक है ना। किस तरीके से इनका होना ज़रूरी है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कॉमन एमीटर मोड, जो अभी आपने फिगर बनाया है उसी से संबंधित है। कॉमन एमीटर मोड जो आपने अभी फिगर बनाया है उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे और उसी में समझेंगे कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ये होता है आईसी, ये होता है वीसीई। इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी होती है बच्चों,
ठीक है, लोड लाइन हम ड्रॉ करें अगर, ये आपका होता है सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट, और इसके ऊपर का जितना रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं? ये होता है कट ऑफ पॉइंट। इसके नीचे का ये जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है कट ऑफ रीजन। अब ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्या? एक्टिव रीजन। ठीक है, तीनों के बारे में हमें डिटेल चर्चा करना है। पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कलेक्टर करंट का मान बहुत ज़्यादा है और कलेक्टर मीटर के बीच का वोल्टेज VCE का मान ये बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 0 के है, या आप कह सकते हैं 0.2 या 0.1 इसकी वैल्यू होती है वोल्ट में। और यहाँ कलेक्टर करंट बहुत अधिक है। मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट पर कलेक्टर करंट ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरी बात आप समझो कि अगर हम यही चीज़ डिस्कस करें कट ऑफ पॉइंट पर, कट ऑफ पॉइंट पे ये बात एज इट इज ऐसे ही आपको लिख लेना है कॉपी में। कट ऑफ पॉइंट पे VCE वोल्टेज ज़्यादा होता है, ये मैक्सिमम होता है, लेकिन करंट, कलेक्टर करंट कम होती है। ये बात क्लियर है? एक्टिव रीजन में दोनों मिडिल में होता है, वोल्टेज और बीचों बीच। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट्स को हमें समझना है कि जब हम सैचुरेशन रीजन की बात करते हैं तब क्या होता है, जब हम कट ऑफ रीजन की बात करते हैं तब क्या होता है, और जब हम एक्टिव रीजन की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ रीजन अगर हमें डिफाइन करना हो तो कट ऑफ रीजन अब क्या बताएंगे, किसको बताएंगे? जब सिस्टम पे किसी भी प्रकार का इनपुट सिग्नल नहीं दिया गया हो, जब सिस्टम में किसी भी प्रकार का बेस पर इनपुट सिग्नल, बेस और एमीटर के बीच में कोई सिग्नल नहीं दिया गया है, तो उस टाइम पे जब बेस करंट आपकी 0 है, उस टाइम पे जो आपकी कलेक्टर करंट या जो भी आपका वोल्टेज दिख रहा है वो आपका दिखाता है किसको? कट ऑफ पॉइंट्स को। उसकी वजह से मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे IB की वैल्यू क्या है? IB की वैल्यू 0, मतलब जहाँ बेस करंट 0 है उस टाइम पे जहाँ पे ये लोड लाइन जिस पॉइंट को कट कर रहा है वो है कट ऑफ पॉइंट। और IB की वैल्यू जब मैक्सिमम है, IB की वैल्यू यहाँ क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब एक ऐसा पॉइंट, IB का एक ऐसा मान जिस पे कलेक्टर करंट क्या हो जा रहा है? सैचुरेट हो जा रहा है। यहाँ मान लीजिए 5 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ 10 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ 15 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ 20 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ 25 हो गया माइक्रो एम्पियर। अब ये 25 से ऊपर आप अगर बेस करंट को बढ़ा भी दें तो भी कलेक्टर करंट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, मतलब सैचुरेट पॉइंट पे पहुंच गया आपने। तो इसलिए हम इस पॉइंट को बोल रहे हैं सैचुरेट पॉइंट, और ये इसके ऊपर का जो भी रीजन है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। अब इसमें ऐसा होता क्या है, तो हम तीन रीजन हमें मुख्य रूप से पढ़ना है, एक रीजन और भी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में होता क्या है? तो सैचुरेशन रीजन में हमेशा याद रखिएगा कलेक्टर करंट बहुत हाई होता है, कलेक्टर करंट हाई होता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, कलेक्टर करंट हाई है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे VCE मिनिमम कितना होता है? अप्रोक्सीमेट कितना हो? 0.1 और 0 वोल्ट। ठीक है, और क्या होता है इसमें? JE एंड JC बोथ आर इन फॉरवर्ड बायस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन है दोनों क्या हो जाता है? फॉरवर्ड बायस हो जाता है। अब दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा ट्रांजिस्टर वर्क एज ए ऑन स्विच। ट्रांजिस्टर वर्क एज अ ऑन स्विच का मतलब हो गया क्लोज स्विच। क्लोज स्विच, ऑफ नहीं, क्लोज। क्लोज स्विच का मतलब इस टाइप का, ट्रांजिस्टर वर्क एज ए क्लोज स्विच।
कोई कंफ्यूजन है? ट्रांजिस्टर वर्क एज अ क्लोज स्विच, ये पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होने वाला है, देखिए आईसी मिनिमम, ठीक है, वीसी ये मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होगा, वीसीसी के बराबर हो सकता है, अप्रॉक्स वीसीसी, अप्रॉक्स वीसीसी। उसके बाद जेई एंड जेसी बोथ आर इन रिवर्स बायस, बोथ आर इन रिवर्स बायस, समझ पा रहे हैं बात को? बोथ आर इन रिवर्स बायस। ट्रांजिस्टर वर्क एज अ क्लोज मतलब ऑफ स्विच, ऑफ स्विच, ओपन स्विच है ना, ट्रांजिस्टर वर्क एज अ ओपन स्विच और ओपन स्विच और ऑफ स्विच, ऑफ स्विच समझते हैं ना, इस तरीके से। कोई दिक्कत है? तो ये इतने पॉइंट्स इसमें हमें सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में याद रखना है। मींस जब भी आपसे पूछा जाएगा एक ट्रांजिस्टर स्विच की भांति कार्य करता है, तो आप कहेंगे किस, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर किस किस रीजन में स्विच की भांति कार्य करता है, मतलब जब एक ट्रांजिस्टर स्विच की तरह उपयोग में लाया जाता है तो कौन कौन सा रीजन उपयोग में आता है, तो आप कहेंगे सर सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन वहाँ यूज में नहीं आता है, मतलब जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में गया तो क्लोज स्विच, जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में आए तो ओपन स्विच, तो एक बार स्विच बंद एक बार स्विच खुल गया, मतलब सप्लाई एक बार जाएगी सप्लाई एक बार नहीं जाएगी। बात क्लियर है? हाँ, तो ये पॉइंट हमारा हो गया, ये साइड से लिखते चलिए, हम तब तक आते हैं एक्टिव पे। एक्टिव भी समझ लीजिए, फिर एक साथ आप लिख लीजिएगा। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में आपका पहला पॉइंट जेई फॉरवर्ड होता है, जेसी रिवर्स होता है। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है, कैसे? ट्रांजिस्टर वर्क एज अ एम्पलीफायर, वर्क एज अ एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है। एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है? रिवर्स मतलब एक्टिव रीजन में। एक और रीजन कुछ जो है जगहों पे देखने को मिलता है, रिवर्स एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन। रिवर्स एक्टिव रीजन में कुछ नहीं, बस आपसे यही पूछ लिया जाता है कि जेई आपका रिवर्स हो जाएगा और जेसी आपका क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड, बस ठीक है। जेई आपका रिवर्स और फॉरवर्ड, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखिएगा। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, मतलब ये प्रैक्टिकली इसको हम लोग जनरली कहीं पे देखते नहीं है ज़्यादा, हम सिर्फ यही तीन हम देखते हैं, ठीक है। सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया, रीजन्स क्लियर हो गए। एक ट्रांजिस्टर में कौन कौन से रीजन होते हैं? 3 रीजन, सैचुरेशन, कट ऑफ और एक्टिव रीजन, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन की बात बोली है। अगर कहीं पे अगर कुछ ऐसा आ जाए, आपसे ये बोल दे कि ट्रांजिस्टर में एमीटर डायोड और कलेक्टर डायोड की बात बोले, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कलेक्टर डायोड का मतलब कलेक्टर जंक्शन, एमीटर डायोड का मतलब एमीटर जंक्शन। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, सैचुरेशन रीजन में कलेक्टर जंक्शन और एमीटर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में, तो यहाँ पे आपका लिख सकता था कलेक्टर डायोड और एमीटर डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस में, या दोनों ऑन है। क्या लिख देता? कलेक्टर डायोड और एमीटर डायोड दोनों ऑन है, दोनों ऑन है मतलब दोनों फॉरवर्ड बायस में है। और लिख देता कलेक्टर डायोड और एमीटर डायोड दोनों ऑफ है मतलब रिवर्स बायस में है। और लिखता कि एमीटर डायोड ऑन है, कलेक्टर डायोड ऑफ है, तो ये आपका एक्टिव रीजन में है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा।
इन तीनों के लिए अगर देखा जाए, तीनों रीजन के लिए हम एक ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात समझ लीजिए। तीनों रीजन्स के लिए हम ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक ट्रांजिस्टर हम लोग सिंपली लेते हैं, ये ट्रांजिस्टर है एक्टिव के लिए, किसके लिए, ये एक सर्किट ट्रांजिस्टर का ही होता है, ये किसके लिए है, सैचुरेशन के लिए। और एक ट्रांजिस्टर के लिए ये आपका, ये मतलब शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे बेस करंट एंटर करता है, यहाँ कलेक्टर करंट आता है, यहाँ से एमीटर करंट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा आपका ऑल अबाउट द कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन्स के बारे में था। सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच, कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और एक्टिव रीजन में जब होगा तो क्यू पॉइंट जब आपका एक्टिव रीजन के बीचों बीच होगा तो एक लीनियर एम्पलीफायर की तरीके से काम करेगा, मतलब जैसा हम इनपुट देंगे उसी के रिगार्डिंग आउटपुट पॉजिटिव और निगेटिव को प्रॉपरली दोनों को बराबर इक्वली एम्पलीफाई करके भेजेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।